Today we are going to talk about the cell sizes of our body and other cell sizes of various animals. So first let us see कि कितना मेजरमेंट होता है एक सेल का, कितना छोटा एक सेल होता है. तो जनरली एक सेल जो है वो फ्रैक्शंस ऑफ मिलीमीटर में उसको नापा जाता है. इसका मतलब है कि 1/1000 ऑफ अ मिलीमीटर इज़ 1 माइक्रोन और 1 माइक्रोमीटर. तो यही जनरली इतना ही छोटा सेल होता है. इसी हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कौन सा सेल बड़ा है, कौन सा सबसे बड़ा सेल है, कौन सा सबसे छोटा सेल है. तो यही हम लोगों का पाथ ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहेगा. तो पहले हम लोग देखते हैं कि बैक्टीरिया जो सेल है उसका साइज़ कितना होता है. वो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक रेंज करता है, मतलब बहुत ही छोटा सेल रहता है. हम लोग को पता है कि बैक्टीरिया को हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते. और सबसे बड़ा सेल जो होता है एनिमल्स में वो है ऑस्ट्रिच का एग. देखो यहाँ पे मैं फ़ोटो भी दी हूँ. ऑस्ट्रिच मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ऊँट पक्षी इन बंगाली. तो इसका जो सेल साइज़ है वो है 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर. ठीक है. तो ये सबसे बड़ा सेल होता है एनिमल्स में. और हम लोग की ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा सेल जो होता है वो है रेड ब्लड सेल्स, जो मैं फ़ोटो दिखाई हूँ, आरबीसी. इसका जो मतलब लेंथ होता है, इसका जो डायमीटर होता है वो है 7 माइक्रो मिलीमीटर. और सबसे बड़ा सेल होता है नर्व सेल्स, जो है 100 सेंटीमीटर्स, जो सबसे लंबा होता है. देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म का सेल कितना बड़ा है उस हिसाब से उसका बॉडी का साइज़ नहीं बढ़ता है. तो नर्व सेल छोटे एनिमल्स में भी उतना ही बड़ा होता है जितना हम लोग में होता है. तो इससे हम लोग बड़े हैं, रैट छोटा है, इसका कोई मतलब नहीं है. एक एलिफेंट में भी जो साइज़ का रहता है वो एक रैट में भी रहता है, लेकिन एक एलिफेंट और एक रैट का जो बॉडी का साइज़ है वो सेम नहीं होता है. ठीक है. तो ये है हम लोगों का वेरियस लेंथ्स ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ द सेल. वेरी इंपॉर्टेंट. अभी आहिस्ता आहिस्ता हम लोग सेल के वेरियस पार्ट्स को देख रहे हैं. अच्छा, तो एक सेल का टिपिकली 3 पार्ट होता है. एक है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म, 3 है न्यूक्लियस. ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. ठीक है. तो पहले हम लोग देखेंगे सेल मेम्ब्रेन किसको बोला जाता है. सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है कि कोई भी सेल है वो बाहर से कवर्ड रहता है एक थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन से. मेम्ब्रेन मतलब एक पतला सा एक पतला सा लेयर, उससे बना होता है एक सेल. तो इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. पतला लेयर, मेम्ब्रेन मतलब पतला लेयर. तो सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शंस है. ये सिलेक्टिवली परमिएबल बैरियर है. सिलेक्टिवली परमिएबल बैरियर मतलब सेल बहुत सारे चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है. बहुत सारे मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, गैसेस को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन सब मटेरियल को सेल अपने भीतर आने नहीं देता है. तो इसीलिए परमिएबल मतलब जिसमें छेद रहता है और उसके थ्रू कोई चीज़ जब किसी चीज़ के अंदर आता है तो उसको बोला जाता है परमिएबल. मतलब जिसको भेद करके कोई चीज़ अंदर आ सकता है, वैसे मटेरियल को बोला जाता है परमिएबल मटेरियल. तो सेल मेम्ब्रेन का काम है वो सब चीज़ों को अपने अंदर लाने, सेल के अंदर जाने नहीं देता है. वो सिलेक्ट कर लेता है कौन से चीज़ों को वो अंदर आने देगा या नहीं देगा. तो इसीलिए सेल मेम्ब्रेन का काम है सिलेक्टिवली परमिएबल. मतलब वो सिलेक्ट कर लेता है कौन सा चीज़ सेल के लिए अच्छा है, कौन सा चीज़ सेल के लिए नहीं अच्छा है. तो जो चीज़ अच्छा है उसको वो आना देता है, जो चीज़ अच्छा नहीं है उसको नहीं आने देता है. ठीक है. स्ट्रक्चरल कीपिंग द सेल कंटेंट्स टुगेदर. ये क्योंकि एक बाउंड करके रखता है सेल को, इसलिए सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो वो सब चीज़ों को एक ही जगह पे रहने में मदद करता है. क्योंकि सेल जो है हम लोग जब पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म जो है एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जो मतलब जेली को देखो कभी वो अपना शेप को पकड़ के नहीं रख सकता है, वो कभी वो हिलता रहता है. तो सेल मेम्ब्रेन का काम है
उसको एक ही जगह पे रखना ताकि वो निकल ना जाए सेल से बाहर। अलाउज कम्युनिकेशन विद अदर सेल्स, मतलब वो एक सेल से दूसरे सेल की तरफ और कम्युनिकेशन का हाथ बढ़ाता है, मतलब दोनों सेल्स के अंदर जो भी लिंक होता है, जो भी कनेक्शन होता है, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। अलाउज रिकॉग्निशन ऑफ अदर एक्सटर्नल सब्सटेंसेस, बाहर का कोई भी गलत सब्सटेंसेस हो उसको वो पहचान लेता है कि कोई फॉरेन सब्सटेंस है कि नहीं, ये सब वो अपने आप से पहचान लेता है। अलाउज मोबिलिटी इन सम ऑर्गेनिजम्स, जैसे एमीबा। एमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और वो उसका कोई अलग सा हाथ पैर नहीं होता है कि जिसके थ्रू वो मूव कर सके। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, अपना शेप को चेंज कर लेता है और वो उसको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। जैसे वो सेल ऐसे करके आगे बढ़ा, फिर मतलब वो प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन ही जो है वो अपना शेप चेंज करते हुए उसको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। द साइट ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शंस, हमारे सेल में बहुत तरीके की केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हो सकता है और भी बहुत सारे काम जो है सेल ऑर्गेनेल्स के वो चलते रहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, एक जगह बना देता है, एक प्लेस, एक लोकेशन बना देता है जहाँ पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो है वो पार्टिसिपेट हो सके, वो परफॉर्म हो सके। ठीक है, तो ये रहा सेल मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शंस जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसको बोला जाता है, जो मैं बोली ये जो बाहर का जो ब्लैक कलर का जो आउटलेयर है वो एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन है और उसके अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है ऐश कलर का वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ही वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो मौजूद रहते हैं। जैसे जेली में अगर तुम एक दो बूंद जेम्स डालोगे, लॉजेंस डालोगे तो देखना वो लोग चिपक जाते हैं जेली के अंदर। तो वो जो जेली जो है वो है एक्चुअली तुम्हारा साइटोप्लाज्म और उसके अंदर अगर तुम चॉकलेट डालोगे, एक दो तीन बूंद जेम्स डालोगे तो वो लोग चिपक रहता है, तो चिपक के रहता है तो वो तुम लोगों का हो जाता है अलग अलग ऑर्गेनेल्स। यहाँ पे देखो जो फोटो में देख रहे हैं कि वो जो ऐश कलर का स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स बने हुए हैं वो एक्चुअली साइटोप्लाज्म है, जिसके ऊपर ये सब अपना प्लेसेस बना के रखे हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म इज अ थिक सॉल्यूशन दैट फिल्स ईच सेल एंड इज एनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। ये वही मैं बोली, सेल मेम्ब्रेन से वो एनक्लोज किया हुआ है, सेल मेम्ब्रेन उसके चारों ओर उसको बाउंड्री दिया है और सेल जो बना हुआ है वो पूरा ही साइटोप्लाज्म से बना हुआ है। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड प्रोटीन। ये बनता है वाटर से, सॉल्ट से और प्रोटीन से ये बनता है। इट ऑक्यूपाइज द प्लेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ये जो काला कलर का जो बड़ा पोर्शन देख रहे हैं वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो भी एरिया है, मतलब अगर एक सर्कल तुम मानोगे, सर्कल के सेंटर को छोड़ के बाकी जितना भी एरिया है वो पूरा ही साइटोप्लाज्म से भरा हुआ है। मतलब ये एक एग्जाम्पल के तौर पे लेना है, ये सेल जो है वो पूरा सर्कल नहीं है। ऑल केमिकल रिएक्शंस ऑकर हियर। ऑब्वियसली ये पूरा सेल जो है वो साइटोप्लाज्म से बना है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे हैं वेरियस ऑर्गेनेल्स में वो साइटोप्लाज्म के थ्रू ही होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब ER आर प्रेजेंट हियर। ये जो वेरियस स्ट्रक्चर्स तुम लोग देख रहे हो, येलो कलर का, ब्राउन कलर का, ग्रीन कलर का, तो ये सब सेल ऑर्गेनेल्स है जो इस साइटोप्लाज्म में अपना घर बनाते हैं। ठीक है, हर एक सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल। न्यूक्लियस क्या है, ये जो फोटो तुम लोग देख रहे हो, ये जो ब्राउन कलर का जो बाहर का पोर्शन है वो तुम्हारा सेल में मतलब न्यूक्लियस का पार्ट है। तो एक्चुअली न्यूक्लियस मतलब यहाँ पे जो देख रहे हो काला कलर का पोर्शन वो तुम्हारा न्यूक्लियस है। अब उसी न्यूक्लियस को हम लोग बड़ा करके उसके बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस, इट इज़ अ लार्ज एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स। न्यूक्लियस हम लगभग हर सेल्स में रहता है। इन एनिमल सेल्स न्यूक्लियस लाइज एट द सेंटर बट इन प्लांट सेल्स इट्स लाइज एट द पेरिफेरी। एनिमल सेल में सेल के पूरा बीच में न्यूक्लियस रहता है और प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन मतलब एकदम साइड में रहता है, मतलब सेल वॉल के आसपास रहता है। ठीक है, मतलब बाहर की तरफ रहता है।
क्या क्या पार्ट है न्यूक्लियस का? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ अ डबल मेम्ब्रेन दैट इनक्लोजेज द सेल न्यूक्लियस. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो ब्राउन कलर का जो आउटलाइन देख रहे हो, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. उसका जो लेयर है वो डबल लेयर है, जो न्यूक्लियस को एकदम अपने जगह पे स्थित रहने के लिए हेल्प करता है. It is porous and allows the movement of selected materials between the cytoplasm and nucleus. अब ये क्या है? इसमें छेद है, इसीलिए साइटोप्लाज्म जो चीज़ें कलेक्ट करता है, जो न्यूक्लियस तक पहुंचना चाहिए, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म डाल देता है. तो ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर के बीच कनेक्शन की तरह काम करता है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म. इट इज़ अ डेंस फ्लूइड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियोप्लाज्म जो तुम लोग देख रहे हो वो एक डेंस फ्लूइड है, मतलब ये ग्रीन कलर का जो पोर्शन तुम लोग देख रहे हो वो एक न्यूक्लियोप्लाज्म है. वो एकदम डेंस एक फ्लूइड है जो न्यूक्लियस को भरा हुआ रखता है. नेक्स्ट आ रहा है न्यूक्लियोलस. इट इज़ अ स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. ये जो ब्लैक कलर का पोर्शन देख रहे हो ये न्यूक्लियोलस है. ये एक स्फेरिकल बॉडी है, मतलब स्फीयर की तरह दिखने में है, और इसमें रहता है आरएनए. आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है, तो ये एक्चुअली हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे आरएनए का क्या काम है. ये याद रखना, अभी न्यूक्लियोलस में क्या रहता है? आरएनए रहता है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्रोमोसोम, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम इज़ अ डीएनए मॉलिक्यूल विथ पार्ट और ऑल ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. क्रोमोसोम में रहता है डीएनए. डीएनए मतलब डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ये एक्चुअली हम लोगों का जो कैरेक्टरिस्टिक है ये हम लोगों को बताता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर जीन है. मतलब हम लोगों का जो कैरेक्टरिस्टिक है, हम लोगों का आँखों का कलर क्या होगा, बालों का कलर क्या होगा, हम लोग का अपने मम्मी और पापा के ये डीएनए जो है हम लोग के बॉडी के अंदर आता है, और इससे हम लोगों को पता चलता है कि अपने मम्मी पापा से हम लोग कौन सा गुण मिला है और किनका गुण ज़्यादा है, किनका गुण कम है. तो डीएनए का काम एक्चुअली वही है, वो तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल है. मतलब वो तुमको एज अ पर्सन तुम कैसा बनोगे, एज अ पर्सन तुम्हारा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये डीएनए ही डिसाइड करता है. अच्छा, दे आर सस्पेंडेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. दे आर क्रोमैटिन फाइबर्स. दे आर कंडेंस्ड एंड फॉर्म क्रोमोसोम. अच्छा, यहाँ पे फोटो में देख रहे हो कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ऐसे देखो जाली की तरह कुछ मटेरियल है जिसको हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं. ये क्रोमैटिन जब बहुत दिनों के बाद कंडेंस हो जाता है, कंडेंस मतलब एकदम थिक हो जाता है, तो वो क्रोमोसोम बन जाता है. और क्रोमोसोम के अंदर ही रहता है डीएनए, जो हम लोग का जीन मेन पार्ट ऑफ आवर इनहेरिटेंस है. मतलब हम लोग अपने आगे के पूर्वजों से क्या क्या लेके आ रहे हैं वो डिसाइड करते हैं जीन. ओके, व्हाट इज़ जीन? जीन इज़ द बेसिक physical and functional unit of heredity. Genes are made up of DNA. Some gene acts as instruction to make molecules called proteins. अच्छा, बेसिकली ये हम लोग की हेरिडिटी मेंटेन करता है. मतलब जैसे हम लोग के जो पूर्वजों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग के बॉडी में आता रहता है, और ये ट्रांसमिट करता है जीन के थ्रू. और जीन कुछ जीन क्या करता है, कुछ मॉलिक्यूल्स बनाने में हेल्प करता है, जो कि होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. फ़िलहाल जीन के बारे में इतना जानने से ही तुम लोगों का होगा. आगे जब हम लोग बढ़ेंगे क्लास 10 में, ये पूरा एक चैप्टर है हम लोगों का हेरिडिटी के ऊपर, वहाँ पे हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि जीन का मेन फंक्शन क्या है एंड हाउ इट कैन मोल्ड अस. नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का क्या काम है? It contains the cell's hereditary information and controls the cell's growth and reproduction. सेल का जो जेनेटिक पार्ट है जो वो कैरी करता है, मतलब डीएनए है उसके अंदर, और ये सेल का ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है. The nucleus has been clearly explained as a membrane-bound structure that comprises the genetic material of a cell. ये एक membrane-bound structure है. उसका क्या मेम्ब्रेन है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वो बना हुआ है,
और ये हम लोगों के बॉडी में एग्जैक्टली जो करता है हम लोगों का मेन हेरिडिटरी एजेंट की तरह काम करता है. It is not just a storage compartment for DNA but also happens to be the home of some essential cellular process. सिर्फ ये DNA को अपना घर DNA को रखता नहीं है, हम लोग के सेल में बहुत सारे जो प्रोसेसेस चल रहे हैं उसको भी वो कंट्रोल करता है. First and foremost, it is possible to duplicate one's DNA in the nucleus. This process has been named DNA replication and creates an identical copy of DNA. मतलब जब हम लोग का जन्म होता है तो हम लोग के पिता माता का डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होता है, मतलब एक जेरोक्स कॉपी बनता है. तो वो ही हम लोग के बॉडी में ट्रांसमिटेड होता है. उससे हम लोग को पता चलता है कि हम लोगों के मम्मी पापा से हम लोग क्या क्या जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस लेके आए हैं. तो ये भी जो काम है वो न्यूक्लियस में होता है. अच्छा, क्रिएटिंग टू आइडेंटिकल कॉपीज़ of the host or body is the first step in cell division where each new cell will get its own set of instruction. जब सेल डिवीज़न होता है तब न्यूक्लियस क्या करता है, जो मेन सेल है उसका एकदम 2 आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाता है. उसी से नेक्स्ट सेल डिवीज़न में जो है, मतलब एक सेल है वो जब टूटता है 2 सेल्स में तो 2 सेल्स एकदम वो पहले सेल्स का जेरोक्स कॉपी होता है. वैसे ही सेल डिवीज़न होता है जो न्यूक्लियस हेल्प करता है करने में. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द न्यूक्लियस इज़ द स्पॉट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए. अच्छा, डीएनए से जो डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड है वो टूट के राइबो न्यूक्लिक एसिड बनता है, वो भी न्यूक्लियस में ही होता है. अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन मतलब वही जेरोक्स कॉपी बनाना. ह्यूमन बॉडी का मतलब जो मेन बॉडी है, मतलब जैसे हम लोग के पेरेंट्स के बॉडी है उसके अंदर जो डीएनए है उसका एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी बना के बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र कर देना, ये इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं. द सेंट्रल रूल ऑफ बायोलॉजी स्टेट्स दैट डीएनए इज कॉपीड इनटू आरएनए विच इज़ देन टर्न्ड इनटू प्रोटीन. अच्छा, मेन जो रूल है बायोलॉजी का, डीएनए को हम लोग आरएनए में कॉपी करते हैं, मतलब डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड टूट के राइबो न्यूक्लिक एसिड बनता है जो फिर प्रोटीन में कन्वर्ट होता है. तो ये रहा तुम्हारा न्यूक्लियस का कुछ फंक्शंस. ठीक है, और बुक में भी कुछ फंक्शंस दिया हुआ है, वो तुम लोग पढ़ सकते हो. ठीक है, एक्चुअली डीएनए का काम ये है, जैसे सपोज़ मम्मी और पापा का जो जीन का जो ट्रांसक्रिप्शन हम लोगों के बॉडी में आ रहा है, जैसे मम्मी का नीली आँखें हैं तो बहुत से टाइम में देखो कि बच्चे को नीली आँखें आया है, मतलब माँ का जो आँखों का मतलब जो कलर जो होता है, वो जो ट्रेट है, वो जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो बच्चे के ऊपर डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो गया है, इसलिए उस बच्चे का आँखों का कलर जो है वो ब्लू आया है. ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए का. नेक्स्ट हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. अब तक जो भी डाउट्स रहा अच्छे से पढ़ो तुम लोग. कोई डाउट्स रहा तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी बैक. ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है एंड देयर आर वेरियस पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, सो प्लीज़ रीड इट thoroughly so that you can understand, and if you cannot understand please let me know. Okay, thank you so much. Stay safe.